हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपन का लास्ट लेसन 11 पढ़ेंगे, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। है ना। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जान लें कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत, जो प्राचीन भारत था, उसमें एजुकेशन कैसे दी जाती थी, उसमें क्या सिस्टम फॉलो किया जाता था एजुकेशन देने का। तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे इसके कि आगे पॉइंट लिखे हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सी, डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। क्या आपको पता है कि प्राचीन समय से भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस। और ये बात कि भारत प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है, ये हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, palm leaf records and our scriptures as evidences of the historic origins of the learning in India. Today, we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks, and assessment practices. Have you ever thought what these were like in the past? तो हम लोग जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमने पॉइंट 1 में कि हमारी शिक्षा का केंद्र है, ये बात हमको कैसे पता है, तो इसका आंसर देखिए पॉइंट 2 में ही मिल गया हमको कि देयर आर इंस्क्रिप्शंस होते हैं बच्चों, इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, कि तांबे पर और पत्थरों पर जो खुदाई की होती थी, तो जिनको शिलालेख भी कहते हैं, इंस्क्रिप्शन माने यानी पत्थरों पर वो लोग लिख देते थे पुराने समय के लोग। तो उन चीज़ों से जो हमको मिले हैं, पाम लीव्स यानी कि ताड़ के जो पेड़ होते हैं उसकी पत्तियां बड़ी 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 होती हैं, तो पाम लीफ पे जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, ताड़ के पेड़ की पत्तियों पे जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, एंड अवर स्क्रिप्चर्स, और जो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो एविडेंस है, वो हमारे गवाह है ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया, कि हमारा प्राचीन लर्निंग, जो प्राचीन समय में जो भारत में जो सीखना था वो कैसे शुरू हुआ। तो ये सब रिकॉर्ड हमको बताते हैं कि तांबे पे, पत्थर पे जो खुदाई की हुआ मिला हुआ है, पाम लीव्स पे जो मिला हुआ है, कि भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र था। आगे देखिए, टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस। आजकल जो हम जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, जिसमें कि हम एक सिलेबस जो होता है, एक हमारा पाठ्यक्रम होता है, वो फॉलो करते हैं कि आपको ये लेसन पढ़ने इस सब्जेक्ट में। करिकुला जो है, करिकुलम पहले से डिसाइडेड रहता है, करिकुला इस करिकुलम। टेक्स्ट बुक होती है स्पेसिफिक कि क्लास 8 में ये चलनी है, क्लास 7 में ये चलनी है। एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस, और उनका बच्चों ने क्या सीखा इसका हम मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वर लाइक इन द पास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब प्राचीन काल में कैसे होता था। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और नंबर 3 देखिए, इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ग्लिम्पसेस माने होता झलक, और इस आगे आने वाली कहानी में जो फीचर स्टोरी का मतलब होता है, जो हम ये जो कहानी पेश करने वाले हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की, इसमें जो है प्राचीन काल में एजुकेशन सिस्टम क्या था इसकी एक झलक मिलती है। सो वी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखिए, you must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. आपने सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा कि हम वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारे ट्रैवलर्स जो कि डिफरेंट क्लाइमेट के थे, डिफरेंट अलग अलग जलवायु के थे और कल्चर्स के थे, संस्कृति के थे, वो उन्होंने भारत के विजिट करना शुरू किया फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत प्राचीन समय से। यानी कि बहुत प्राचीन समय से ही जो ट्रैवलर्स, जो यात्री थे, वो जो कि डिफरेंट जलवायु के और डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते थे, और बहुत दूर दूर से वेरियस रीजन से उन्होंने इंडिया आना शुरू किया। टू देम इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ वंडर्स, और उनके लिए देम यहाँ पर ट्रैवलर्स के लिए यूज़ हुआ है, उनके लिए इंडिया जो था, भारत एक लैंड ऑफ वंडर था, कि आश्चर्यों से भरा हुआ एक ज़मीन। The fame of Indian culture, wealth, religion, philosophies, art, architecture, as well as its education practices had spread far and wide. और भारत की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में, इनकी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, धन, रिलीजन, धर्म, फिलॉसफीज, दर्शन, आर्ट, आर्किटेक्चर, वास्तुकला,
एज वेल एज इट्स एजुकेशन प्रैक्टिसेस, और वहाँ पर किस टाइप की एजुकेशन प्रैक्टिस की जाती है, बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है, ये जो है स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गया था। कि यानी कि भारत की प्रसिद्धि, उसकी संस्कृति, उसका धन, उसके धर्म, उसकी दर्शन का मतलब होता है वो किस टाइप की सोच रखता है भारत है, किस टाइप की कला है, किस टाइप का वास्तुकला आर्किटेक्चर होता है, जैसे में लोग शिल्प बिल्डिंगें बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते थे, तो किस टाइप का आर्किटेक्चर वो फॉलो करते हैं, तो और उसकी एजुकेशन की प्रैक्टिस कैसे की होती है, बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जाती है, ये बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वॉज रिगार्डेड एज ए सोर्स फॉर द नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइड एंड इनकरेज ह्यूमैनिटी। और जो एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट टाइम का, प्राचीन काल का, वो समझा जाता था एक सोर्स काय का, नॉलेज का, है ना, ज्ञान का, ट्रेडिशंस का, परंपराओं का, प्रैक्टिसेस, और ऐसी प्रैक्टिसेस दैट गाइड एंड इनकरेज ह्यूमैनिटी, जो हमको गाइड करती थी, हमारा मार्गदर्शन करती थी, और हमें ह्यूमैनिटी, मानवता को इनकरेज करती थी, हमको मानवता सिखाती थी। इस टाइप के प्रैक्टिसेस की जाती थी। अब देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में खास बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या थी। देखिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। जो फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड, जब ऋग्वेद, आपको मालूम है कि हम लोग क्या 4 वेद होते हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना, तो सबसे पुराना ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद के समय से ही अवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, प्राचीन काल का शिक्षा का जो सिस्टम था, वो इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ ओवर द पीरियड, एक समय के साथ साथ विकसित होता गया, एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। और उसने उस शिक्षा जो दी जाती थी उसका फोकस था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता, उसमें मानसिक विकास, शैक्षिक विकास, है ना, आर्थिक विकास और पूरा संपूर्ण विकास की बात की जाती है, कि हर डेवलपमेंट, नैतिक विकास, हर चीज़ को सिखाया जाता है, तब वो होलिस्टिक कहलाती है। एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड आउटर सेल्फ। और का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता था कि इनर भी, यानी कि उसका आदमी का आंतरिक, यानी कि उसकी सोल को भी पवित्र करना, उसकी आत्मा को भी पवित्र करना, और सही और गलत में भेद करना सिखाना है, एंड आउटर सेल्फ, और उसका आउटर सेल्फ यानी कि उसकी फिजिक, उसका शारीरिक शरीर भी स्वस्थ हो, ये सब चीज़ बातें सिखाई जाती थी। द सिस्टम फोकस ऑन द मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और जो सिस्टम था हमारी शिक्षा का, वो उसका फोकस था मॉरल पे, नैतिकता पे, फिजिकल पे, शरीर पे, स्वस्थ शरीर पे, यानी कि स्पिरिचुअल होता है कि आप में और भगवान में जो बंधन होता है वो बताना, है ना, कि सब भगवान की संतान है, और इस टाइप का जो होता है वो सब स्पिरिचुअल होता है। एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और जो मानसिक पहलू था लाइफ का, ये सब पर हमारी प्राचीन एजुकेशन जो थी उस पर वो बल दिया जाता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज़ सच एज ह्यूमिलिटी, और ये बल देती थी, एम्फेसाइज्ड माने होता है बल देना, और किस वैल्यू पे, क्या हमको ह्यूमिलिटी सिखाती थी, नम्र होना सिखाती थी, है ना, कि दूसरों के आगे कैसे नम्रता से बात करते हैं। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा करना, एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर ऑल क्रिएशंस। और जो जितनी भी क्रिएशंस है भगवान की, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे दूसरे मनुष्य हो, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब शिक्षा जो है प्राचीन काल में सिखाई जाती थी लोगों को। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। और बच्चों को सिखाया जाता था किस तरह वो मनुष्यों में और जो प्रकृति में जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बनाए रखें। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टीनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, दस encompassing ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो देखिए, मैं फिर से पढ़ी हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टीनेट्स माने होता प्रिंसिपल, सिद्धांत, कि जो टीचर्स जो टीच करते थे, पढ़ाते थे, और जो लर्निंग दी जाती थी उसमें किस टाइप के सिद्धांत फॉलो किए जाते थे, वेद के,
उपनिषद के फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, और आपकी अपने प्रति क्या ड्यूटी है, आपके अपने प्रति क्या कर्तव्य, फैमिली के प्रति क्या कर्तव्य, सोसाइटी के प्रति क्या कर्तव्य, एंड दस इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इनकम्पासिंग का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आते थे, सारे जीवन के पहलू आते थे, सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता था प्राचीन काल में। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट, और जो शिक्षा थी वो सीखने पर और शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, शरीर का भी विकास हो, स्वस्थ हो, इन दोनों बातों पर फोकस थी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एम्फेसिस वन ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। जो शिक्षा थी उसका वो उस पर हेल्दी माइंड, कि आपका कैसे स्वस्थ दिमाग रहे और कैसे हेल्दी बॉडी रहे, इस पर बल दिया जाता था। यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज़ ए हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। और प्रैग्मेटिक का मतलब देखो तो बच्चा होता है कि व्यवहारिक, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में जो शिक्षा थी, हैज़ ए हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, कि कैसे आपको व्यवहारिक बनना है, कैसे आपको प्रैक्टिकल बनना है, अचीवेबल बनना है, कि आपको चीज़ें अचीव करनी है, अपने जो भी आपके गोल हैं, जो ऊपर हम लोग ने पढ़े कि फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल सब गोल थे, वो कैसे अचीव करना है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, और जीवन में को कैसे पूरकता देनी, कैसे संपूर्णता देनी, कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का विकास होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ एजुकेशन देखिए कि सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या था, है ना। तो देखिए, द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्मसूत्र। जो एंशियंट सिस्टम जो था भारत में शिक्षा, वो उसका सोर्स था वेदास, वेद, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे वेदों का आधार बनाया जाता था। ब्राह्मणास है, उपनिषद, धर्मसूत्र, ये सब जो है पुराने समय में हमारे जितने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उसके बारे में ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी, वो सोच था। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि, ये सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, तो आपने इनका नाम सुना होगा। जैसे आर्यभट्ट जो थे, सब जानते हैं कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, है ना, कि जो प्लैनेट से रिलेटेड जो अध्ययन होता है वो, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। पाणिनि जो थे वो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और सिमिलरली कात्यायन भी गणित और संस्कृत दोनों के विद्वान थे, ठीक है। और पतंजलि, जिन्होंने आपने सुना होगा, आजकल बहुत नाम है ये, कि योग शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटिज ऑफ चरक एंड सुश्रुत वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्स ऑफ लर्निंग। और उन्होंने जो कुछ लिखा है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, और जो उन्होंने मेडिकल प्रबंध सिखाया है ना, तो और उसमें किसका नाम सबसे ज़्यादा था? चरक एक ऋषि थे, और एक सुश्रुत जो है बच्चे, अब वो एक सर्जन थे, है ना। प्राचीन समय में जो सर्जरी के द्वारा लोगों को सही करते थे, उनमें सुश्रुत का नाम, और चरक जो थे वो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये सब जो उनकी राइटिंग्स हैं, उन्होंने मेडिकल प्रबंध कैसे करना है, ये सब ये जो थे, जितना भी उसके बारे में लिखा, ये सब लर्निंग के सोर्स थे, इनके द्वारा लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता था। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन, सी द नेक्स्ट पेज, बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास एंड क्रिएटिव, और जो एकदम साफ डिस्टिंक्शन दिखाई देता है, क्लियरिटी दिखाई देती है कि शास्त्रास जो लर्नर डिसिप्लिन्स थे, जो सब्जेक्ट सीखने वाले थे उनमें, और काव्यास जो पोइट्री से रिलेटेड, जो जिसमें बहुत इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की यूज़ किया जाता है, कि ये सब में साफ डिस्टिंक्शन दिखाई देता है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बच्चों को सिखाई जाती थी। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, और जो सोर्सेज, जो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्या सिखाने जा रही है, ये बहुत वेरियस सब्जेक्ट से, वेरियस डिसिप्लिन को वेरियस सब्जेक्ट्स मान सकते हैं कि उनसे लिया जाता था। और क्या क्या सिखाया जाता था बच्चों को, जैसे सच एज इतिहास, जैसे कि हिस्ट्री, सब ब्रैकेट में नाम दिए हुए। अनविषय की कहते हैं लॉजिक को, तर्क को, कि कोई भी चीज़ कितनी तार्किक है, उसमें कितने लॉजिक है। मीमांसा माने देखिए लिखा इंटरप्रिटेशन, कैसी व्याख्या करनी है किसी चीज़ की। शिल्प शास्त्र का मतलब आर्किटेक्चर, जो आजकल जो बिल्डिंगें और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो पिछले ज़माने में बनाए जाते थे, तो वो उसके बारे में सिखाया जाता था। अर्थशास्त्र में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को सिखाया जाता। अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, जिसमें पैसे से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी। और वर्थ, जिसमें कि एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, कि कृषि और जानवरों का कैसे आपको पालन पोषण करना, ये सब चीज़ों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। एंड धनुर्विद्या, आर्चरी, धनुर्विद्या यानी कि कैसे धनुष बाण चलाने की कला सिखाई जाती थी। ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो फॉलो किए जाते थे।
आगे देखिए, फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया। और जो फिजिकल एजुकेशन तो शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे देखिए आजकल भी स्कूलों में होता है कि बच्चों को पीटी कराई जाती है ना, तो फिजिकल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम था बच्चों के लिए। पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है गेम्स ना, खेल को कहते हैं क्रीड़ा, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। और बच्चे तो पीपल्स माने होता है कि शिष्य जो थे वो विभिन्न तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे और रिक्रिएशन भी होता था, उससे द्वारा उनका मनोरंजन भी होता था। व्यायाम प्रकार, व्यायाम प्रकार का मतलब होता है कि एक्सरसाइजेज सिखाई जाती थी, कई तरह के व्यायाम यानी कसरतें सिखाई जाती थी, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल। मार्शल स्किल माने कि लड़ाई जो होती थी पहले ज़माने में, हम लोग को मालूम है राजा रहते थे तो कई लोगों के एक राज्यों के बीच युद्ध होता रहता था, तो इसलिए मार्शल स्किल्स के तौर पे वीरता का गुण सिखाने के लिए उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। एंड योग साधना, योग साधना में ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी, कि माइंड को अपने और बॉडी को कैसे आपके कंट्रोल में करना है, आप उसको योग साधना, आप मेडिटेशन समझ सकते हैं इसको, कि योग साधना बच्चों को सिखाई जाती थी। अमंग अदर्स द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्कड consciously together to become proficient in all aspect of learning। और गुरु जितने टीचर्स थे और जितने पीपल थे, शिष्य स्टूडेंट्स, वो साथ मिलके काम करते थे और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, जितनी भी क्षेत्र थे सीखने के, यानी कि सारे सब्जेक्ट के बारे में, और उसमें सब में बहुत प्रोफिशिएंट होते थे, बहुत अच्छी तरह निपुण हो जाते थे। प्रोफिशिएंट का मतलब है निपुण। इन ऑर्डर टू असेस पीपल लर्निंग, शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज, और बच्चे ने क्या सीखा ये असेस करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए, जैसे आजकल हम लोग टेस्ट देते, टीचर्स टेस्ट लेते हैं, तो उस समय बच्चे ने क्या सीखा इसको जानने के लिए शास्त्रार्थ ऑर्गेनाइज किए जाते थे। शास्त्रार्थ का मतलब तो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन है ना, जिसमें लोग डिबेट करते थे, अपने अपनी पक्ष और विपक्ष में बोलते थे। पीपल्स ऑफ एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स, और जो बड़े एडवांस स्टेज के बच्चे थे, शिष्य थे ऋषियों के, वो अपने छोटे शिष्यों को टीच करते थे। यानी कि अगर कोई, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है 10th क्लास का है, उसको कह दिया जाए कि आप 3 को पढ़ाइए, तो यानी कि तो वो पढ़ाते थे, यानी कि बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, और उस समय पीयर लर्निंग भी सिखाई जाती थी बच्चों को, वहाँ वो भी सिस्टम था। पीयर लर्निंग होता है कि एक सेम क्लास के बच्चे अपना ग्रुप बना के आपस में कुछ ना कुछ सीखते थे, बहुत अच्छा मेथड माना जाता है ये। लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, जैसे कि आप लोग के अपने ग्रुप होते हैं स्कूल में, आप लोग पीयर माने होता है कंपेनियन, तो ये लर्निंग भी सिस्टम प्राचीन काल में था। अब आगे देखिए, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, वे ऑफ लाइफ, है ना, कि जो प्राचीन भारत की शिक्षा थी वो एक जीने का ढंग था, वे ऑफ लाइफ। देखिए, इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। कि प्राचीन भारत में जो है शिक्षा के दोनों ही तरीके, चाहे वो फॉर्मल हो, औपचारिक हो, चाहे वो अनौपचारिक हो, दोनों ही एग्जिस्ट करते थे। बच्चों एक बार मैं बता दूं, फॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे कि आजकल के समय में देखिए तो जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिलती है वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट मानी जाती है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो बच्चा कहीं से कुछ भी सीख सकता है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, कोई भी कहीं से कुछ सीखता है, चाहे वो जानवरों से सीखे, चाहे नदियों से सीखे, चाहे पेड़ों से सीखे, या अपने घर में अपने मम्मी पापा से सीखे, अपने छोटे भाई बहनों से सीखे, कहीं से कुछ भी जो सीखा जाता है वो सब इनफॉर्मल होता है। आगे देखिए, इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम। इंडिजिनस माने होता है कि घरेलू, जो स्वदेशी होता है, एक्चुअली सही वर्ड इसका, वो घरेलू शिक्षा जो है घर पे इम्पार्ट की जाती थी, घर पे दी जाती थी। इन टेम्पल्स, पाठशाला, टोल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स, ये सब जगह थी जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में, पाठशालाओं में, टोल्स, किसी राज्य में उसको टोल भी कहते थे, चतुष्पदी कहते थे कहीं पर, और कहीं गुरुकुल कहते थे। ये सब एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये सब स्कूल जैसे आजकल हम लोग कहते हैं, तो ये सब नामों से उन समय स्कूलों को पुकारा जाता था। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग पायस वे ऑफ लाइफ। पायस वे ऑफ लाइफ होता है कि बहुत पवित्र तरीका जीने का। तो और वहाँ पर लोग होते थे जो घरों से, गांव से, टेम्पल्स में जो छोटे बच्चों को गाइड करते थे, मार्गदर्शन करते थे कि कैसे आपको पवित्र ढंग, जीने के पवित्र ढंग, अच्छे ढंग को इम्बाइब करना है, अपने में समाना है, कि सारे अच्छे ढंग बच्चे सीखे। ये सब लोगों के द्वारा, वहाँ के गांव के लोग जो जितने थे, और मंदिरों में जो कुछ लोग, ये सब गाइड करते थे लोगों को। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और मंदिर भी जो थे शिक्षा के केंद्र थे। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ अवर एंशिएंट सिस्टम, और वो इंटरेस्ट लेते थे, बहुत रुचि लेते थे कि
कि हमारे प्राचीन समय में शिक्षा कैसे दी थी, उसका प्रमोशन करें, उसको आगे बढ़ाएं। टेम्पल्स में भी प्राचीन शिक्षा प्राचीन शिक्षा जो है दी जाती थी, प्राचीन समय की जो शिक्षा थी। स्टूडेंट्स वेन इन टू विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज, और जो बच्चे जो हायर नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, वो विहार और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। टीचिंग वर लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। और टीचिंग जो थी वो सारे ओरल होती थी ज़्यादातर, यानी कि मौखिक होती थी, और स्टूडेंट्स जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उसको याद रखते थे और उस पर मेडिटेट करते थे, उस पर विचारशील होते थे। आगे देखिए, गुरुकुल ऑल्सो नोन एज आश्रम्स, और गुरुकुल जो है उनको आश्रम्स के नाम से भी जाना जाता था। वर द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ लर्निंग, वो जो थे रेजिडेंशियल प्लेस थे, यानी कि बच्चों को गुरु जी के आश्रम में जाके रह के कई साल शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी, तो वो रेजिडेंशियल प्लेस थे। मेनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, और इन सारे आश्रम के नाम बहुत सारे साधुओं पर के नाम पे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि वशिष्ठ का आश्रम, ऋषि भारद्वाज का आश्रम, तो वो तो सेज थे, सेज माने होता साधु, उनके नाम पर भी आश्रम्स के नाम थे। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, और ये जंगलों में सिचुएटेड होते थे, जंगलों में स्थित होते थे ये आश्रम। इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग, सीरीन होते बहुत ही निर्मल, शांत, पीसफुल वातावरण में ये सब आश्रम्स होते थे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल्स, और सैकड़ों स्टूडेंट साथ में मिलकर गुरुकुल्स में शिक्षा पाते थे। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड में जब वेद काल था, वैदिक पीरियड में जो लेडीज़ थी वो भी शिक्षा प्राप्त करती थी। अमंग द प्रोमिनेंट वुमन, और जो मुख्य लेडीज़ जो जिनके की नाम बहुत ही फेमस हैं, सब लोग जानते हैं, वैदिक स्कॉलर्स जो थी, वैदिक समय की जो लेडीज़ जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम बढ़ाया, उनमें से जिनके रेफरेंस वी फाइंड रेफरेंसेस, उनके नाम हैं मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा, टू नेम ऑफ यू। ये सब कुछ लेडीज़ थी वैदिक काल की जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और दुनिया में अपना नाम बढ़ाया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्याज लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ, और उस समय उस काल में, प्राचीन काल में, गुरुजी लोग और जितने शिष्य लोग थे वो साथ में रहते थे, एक दूसरे की डे टू डे लाइफ में जो रोज़मर्रा के काम में एक दूसरे की मदद करते थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, उनका मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंप्लीट लर्निंग, सब कुछ सीखना। लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अच्छी अनुशासित लाइफ जीना। एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और ये रियलाइज़ करना कि एक आदमी में क्या पोटेंशियल है। जैसे होता है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा होता है, कोई दूसरा बच्चा दूसरी चीज़ में अच्छा होता है, तो आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या खास गुण है, उस गुण को बाहर निकालना और उसको विकसित करना, तो ये शिक्षा का काम था। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स, और बच्चे जो थे अपने घर से दूर सालों तक रहते थे, यानी कि गुरुकुल में रहते थे। टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स, और तब तक वो अपने घरों से दूर दूसरे बच्चों के साथ रहते थे जब तक वो अपने गोल्स, अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेते। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्याज स्ट्रेंथन विद टाइम, और गुरुकुल ऐसी जगह होती थी जहाँ पर गुरु का और शिष्य का जो रिलेशन था वो समय के संग संग स्ट्रेंथन होता था, मजबूत होता जाता था। वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन एक्सेट्रा, द एम्फेसिस वॉज नॉट ओनली ऑन द आउटर डायमेंशंस ऑफ द डिसिप्लिन बट ऑल्सो एन इनरिचिंग इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। और जब बच्चे वहाँ पर अपनी शिक्षा परस्यू कर रहे होते थे, सीख रहे होते थे, वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स का मतलब है भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स में अपने जो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते थे, लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट की कैसे आपको वाद विवाद करना है, आर्ट ऑफ डिबेट होता है लॉ, कानून, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में एक्सेट्रा। द एम्फेसिस वॉज नॉट ओनली ऑन द आउटर डायमेंशंस ऑफ द डिसिप्लिन, कि सिर्फ यही बात पे बल नहीं दिया जाता था कि बच्चों ने मेन छोटी छोटी जो आउटर बाहर की शिक्षा प्राप्त कर ली, मौखिक शिक्षा प्राप्त कर ली, बट ऑल्सो एन इनरिचिंग इनर डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी, जो बच्चों का व्यक्तित्व था, उनको जो अंदरूनी उनमें शक्तियाँ थी उनको भी विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य था। तो दिस इज़ अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। So I have already uploaded question answers on the same channels, Nautiyas Ma'am English to English, आप उससे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सेकेंड पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।